दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मकड़ी रानी और देवता का अभिशाप। ये मनोज कॉमिक की स्टोरी है और ये मकड़ी रानी एक हीरोइन है। जैसे स्पाइडरमैन वैसे मकड़ी रानी उसी कॉपी लगता है मुझे तो। खैर, पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है। मकड़ी रानी और देवता का अभिशाप। काली सर्द रात में राजनगर की एक सुनसान सड़क पर एक बंदर जैसा मानव चला जा रहा था। कभी तभी कोई राहगीर उसके निकट से गुजरता तो हम भक्तों को ऐसी सर्द रात में भी चैन नहीं। मुझे जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। अगर अगर किसी ने मेरा चेहरा देख लिया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। लेकिन वह इस बात से अनभिज्ञ था कि एक काला बंदर सरीखा मानव उसका पीछा कर रहा है। यह कमीना मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। वो अभी वह काला बंदर सरीखा मानव आगे बढ़ा ही था कि तभी खतरा। लेकिन इससे पहले कि वह खतरे को समझ पाता, उसने उसने अपने बचाव की भरसक चेष्टा की, लेकिन ठोक अब देर करना ठीक नहीं। हमें अपना काम यहाँ से करके निकल चल लेना चाहिए। हरी अप। आदेश मिलते ही अगले पल खचौक। उधर दूसरी तरफ अपराध उन्मूलन संस्था के विशेष सदस्य अजय, विजय और टिंगू ब्लैक टावर के कक्ष में बैठे अपनी चीफ मकड़ी रानी का इंतजार कर रहे थे। दीदी ने पहले कभी इतनी देर नहीं की, लेकिन इतनी देर रात गए। मकड़ी दीदी ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हमें बोर करने के लिए, और क्यों? तभी बचाओ, लगता कोई मुसीबत में है। लो, एक और नई मुसीबत, मैं देखता हूँ। इतना कहकर अजय खुली खिड़की की तरफ बढ़ गया। क्या बात अजय? अजय लाइट पोल की रोशनी में सड़क पर हो रहे कांड को साफ देख रहा था। अरे अब जल्दी करो। फिर जैसे ही दोनों बदमाश उस गोरे बंदर सरीखे मानव को लेकर वैगन के पिछले भाग में सवार हुए, ठक। दरवाजे के पास खड़ा बदमाश वैगन का पिछला द्वार बंद करना ही चाहता था कि तभी अरे यह क्या? अजय ने कोई गेंद सरीखे वस्तु को उनकी तरफ उछाल दिया। अगले पल धड़ाम। ओ, आखिर फंस ही गए चूहे हमारे जाल में। पर ये चूहे है कौन? आए कहां से? कोई भी हो, इससे पहले कि वे संभले हमें उन पर काबू पा लेना चाहिए। आओ मेरे साथ। बी केयरफुल अजय, बदमाश हमला भी कर सकते हैं। डोंट वेरी विजय, पिंग पोंग की गैस अब तक उनके गैर होश उड़ा चुकी होगी। फिर तो मैं अकेला ही काफी हूँ। ही। लेकिन अजय और विजय टिंगू की बात पर कोई ध्यान दिए बिना वैगन के पिछले भाग की तरफ बढ़ गए। लेकिन वैगन के पिछले खुले द्वार से अंदर देखते हुए बुरी तरह चौंक उठे। अरे यह तो अकेला वे बदमाश अपहरणकर्ता कहाँ गए? लगता गैस की गंध को भाप कर ही वे सांस रोककर भाग निकले। यह आदमी है या बंदर? मैंने ऐसा आदमी सरीखा बंदर कभी नहीं देखा। मैं खुद हैरान हूँ। पता नहीं है कौन है, वे बदमाश कौन थे और वे इसका अपहरण क्यों करना चाहते थे? इन सवालों का जवाब तो यही दे सकता है। तो क्यों न हम इसे ब्लैक टावर ले चले? कभी कभी तू वाकई अक्लमंदी की बात करता है प्यारे गट्टू। मैं हमेशा अक्लमंदी की बात करता हूँ, पर तेरी समझ में नहीं आती। समझे मिस्टर चपाती? तुम लोग यूं समय बर्बाद करने की बजाय इसे अंदर ले चलने में मेरे हाथ बटाओ। फिर वे तीनों उस बंदर सरीखे मानव को उठाकर ब्लैक टावर के कमरे में ले आए। चलो, यह काम तो पूरा हुआ। तभी शाबाश दोस्तों, तुम लोगों ने मेरी एक बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। इस बंदर सरीखे आदमी की मुझे कई दिनों से तलाश थी। वो कैसे? इसी आदमी की तलाश का काम सौंपने के लिए ही मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया था। लेकिन आपके इंतजार में आज हम बहुत बोर हुए दीदी। आज आप इतनी लेट कैसे होगी दीदी? यहाँ आते हुए मुझे एक काले इसी तरह के वानर मानव की सिरकटी लाश सड़क पर पड़ी नजर आई। घटना स्थल का निरीक्षण करने में कुछ वक्त लग गए, बस इसीलिए देर हो गई। लेकिन यह चक्कर क्या है दीदी? यह आदमी है कौन? बताती हूँ। लेकिन इससे पहले कि मकड़ी रानी कुछ कह पाती, देवता का अभिशाप। वह मुझे मार डालेगा प्रोफेसर। देवता का अभिशाप? प्रोफेसर, यह क्या कह रहा दीदी? इसे पूरी तरह उसमें आने दो, सब मालूम हो जाएगा। जल्दी वह बंदर सरीखा मानव पूरी तरह होश में आ गया। मैं कहाँ हूँ? तुम सुरक्षित स्थान पर हो, हमसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन आप, मुझे अपराध जगत के लोग मकड़ी रानी के नाम से जानते हैं, और ये है मेरे साथी अजय, विजय और टिंगू। हम हैं दुश्मनों के लिए आफत और पहुंचाते हैं शरीफों को राहत।
हम इन्हें आपको उन लोगों से बचाया है जो आपका अपहरण करना चाहते थे। थैंक गॉड मैं सही जगह पर पहुंचा हूं। मैं आप लोगों से ही मिलने आ रहा था। हमसे हाँ, आप लोगों से मिलने के इरादे से ही मैं यहाँ आया था, पर कुछ अज्ञात लोग हाथ धोकर मेरे जान के पीछे पड़ गए। लेकिन तुम हमसे क्यों मिलना चाहते थे? बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। मेरा नाम एल्बर्टी है। महीना भर पहले मेरे जीवन में एक घटना घटी जिसने मेरा सुख चैन छीन लिया। सोते जागते उस घटना का दृश्य किसी भयानक सपने की तरह मेरी सोचों में उभरता रहता है। एक माह पहले मैं देखने में आप लोगों जैसा ही था। एक दिन एक व्यक्ति नीलगिरी के जंगल के उत्तर में फैली पहाड़ियों तक पहुंचने के लिए गाइड की तलाश करता हुआ मेरे कॉटेज में आया। कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरा नाम प्रोफेसर प्रभाकर श्रीवास्तव है। मेरा संबंध पुरातत्व विभाग से है। मुझे आप जैसे एक तजुर्बेकार गाइड की जरूरत है। नीलगिरी के जंगलों में फैली पहाड़ियों तक पहुंचाने में आपको मेरी मदद करनी होगी। प्रोफेसर प्रभाकर की बात सुन मैं मन ही मन कांप उठा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। प्रोफेसर, बेहतर होगा आप उन पहाड़ियों तक पहुंचने का इरादा अपने दिल से निकाल दे। लेकिन क्यों? क्योंकि उन पहाड़ियों तक पहुंचने के लिए वानर देश से गुजरना पड़ता है, और सभी जानते हैं कि जो वानर देश की धरती पर कदम रखता है वह कभी वापस लौटकर नहीं आता। देवता का अभिशाप उसे निकल जाता है। ये सब बेकार की बातें किसी ने बेपैर की उड़ा दी होगी। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। फिर काफी मना करने के बावजूद प्रोफेसर मेरी तरफ नोटों की गड्डी बढ़ाते हुए बोले, ये लो 10,000 रुपए रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, बाकी बाद में। प्रोफेसर साहब के लालच देने पर मैं उनके साथ जाने को तैयार हो गया। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। गुड, कल सुबह सरकारी डाक बंगले में पहुंच जाना। मैं वहां अपने साथियों के साथ ठहरा हुआ हूँ। और अगले दिन मैं प्रोफेसर से मिला और सफर की तैयारी में जुट गया। 2 दिन बाद मैं 4 कुलियों को साथ ले प्रोफेसर और उनके दल के साथ भोर होने से पहले सफर पर निकल पड़ा। बड़ी मुश्किल से मैं इन कुलियों को साथ चलने के लिए राजी कर पाया हूँ। जंगल के मध्य भाग में पहुंचे हमने पैदल यात्रा शुरू की और दोपहर तक हम वानर देश की सीमा से लगी पहाड़ी पर पहुंच गए। यहीं से वानर देश की सीमा आरंभ होती है। गुड, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी कुलियों ने आगे जाने से इनकार कर दिया। हम आगे नहीं जाएंगे साहब। अगर हमने वानर देश की धरती पर कदम रखा तो देवता का अभिशाप हमें मार डालेगा। हमें अपनी जान प्यारी है साहब। मेरे और प्रोफेसर के काफी समझाने पर भी जब वे नहीं माने तो हम उन्हें वहीं छोड़ पहाड़ की ढलान पर उतरने लगे। ये धर्मभीरू लोग इस मामले में बड़े डरपोक होते हैं। किसी तर्क का इन पर कोई असर नहीं होता। इनकी बुजदिली हमारे बुलंद इरादों को डिगा नहीं सकती। अल्बर्ट, जल्दी हम मैदानी भाग में पहुंच गए, लेकिन अभी हम आधा मैदानी रास्ता ही तय कर पाए थे कि खर्र खर्र, यह शोर कैसा? लगता वानर देश के पहरेदारों की नजर हम पर पड़ चुकी है। मैंने प्रोफेसर को सचेत किया, वे किसी भी क्षण हम पर हमला कर सकते हैं। हमारी भलाई इसी में कि हम वापस लौट जाएं। हरगिज नहीं, जरूरत पड़ी तो हम मुकाबला करेंगे। हम उनका मुकाबला कब तक करेंगे सर? जब तक वे हमें मार नहीं डालेंगे, हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी अल्बर्टी, हम अपने मकसद में कामयाब हुए बिना वापस नहीं लौटेंगे। हाँ, अगर तुम वापस जाना चाहो तो जाओ। प्रोफेसर को अपनी जिद पर अड़ते देख मैं पैसों का मोह छोड़ पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन अभी मैं कुछ ही दूरी तय कर पाया था कि प्रोफेसर की चेतावनी सुन मैं तुरंत जमीन पर लेट गया। सावधान, सोएं, हमला हो गया, तुरंत पोजीशन ले लो। तभी चारों ओर से असंख्य वानर मानव घास के अंदर से प्रकट हो गए। खर्र खर्र। अगले पल वानर मानवों ने प्रोफेसर और उनके दल पर तीरों की बारिश कर दी। प्रोफेसर और उनके साथी अपने बचाव की कोशिश करने लगे, लेकिन अपने साथी को तीर का निशाना बनते देख प्रोफेसर के मुंह से चीख निकल गई। नहीं। फिर प्रोफेसर जैसे अपना धैर्य खो बैठे। फायर। अगले पल जवाबी हमला शुरू हो गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा शैतानो। धाए धाए धाए। रिवाल्वरों की गोलियों ने देखते देखते कई वानर मानवों को मौत की नींद सुला दिया। हु खी खी।
लेकिन वानर मानवों की तादाद कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। जल्दी प्रोफेसर को महसूस हो गया कि वे उनसे उनके साथी ज्यादा देर वानर मानवों के सामने नहीं टिक पाएंगे। हमारे पास इतनी एम्यूनेशन नहीं है कि हम इन वानर मानवों का सफाया कर सके। जल्दी हमें उसी हथियार डाल देने होंगे। कुछ सोच। प्रोफेसर रेंगते हुए मेरे पास पहुंच गए और बोले, अल्बर्टी, से पहले कि हम सब वानर मानवों के हाथों मारे जाएं, तुम यहाँ से निकल जाओ। हम वानर मानवों का ध्यान अपनी तरफ उलझाए रखेंगे। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा प्रोफेसर। इस एहसान के बदले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। प्रोफेसर ने एक लिफाफा अपनी जेब से निकाला, मेरी तरफ बढ़ाया। इस पत्र को इस पर लिखे पते पर खुद जाकर पहुंचा देना। जी। तत्पश्चात मैं प्रोफेसर का पत्र अपनी जेब में रखकर आगे रेंग गया। कुछ ही देर में मैं सुरक्षित पहाड़ी तक पहुंच गया। जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। लेकिन पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ते हुए मैंने पलट कर देखा तो सिर से पैर तक कांप उठा। ओ गॉड। फिर कुछ ही देर बाद प्रोफेसर और उनके साथियों को वानर मानवों के घेरे में विपरीत दिशा में जाते देख मैं फिर चढ़ाई चढ़ने लगा। गॉड ब्लेस देम। न जाने वे वानर मानव प्रोफेसर और उनके साथियों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन अभी मैं पहाड़ की चोटी तक पहुंचा भी नहीं था कि आश्चर्य यह मुझे क्या हो रहा है। मेरा सिर क्यों चकरा रहा है। फिर कुछ ही देर बाद यह क्या मेरे हाथ और मेरे पैर। अपनी अजीबोगरीब हालत देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई, नहीं। और अगले पल मैं गस खाकर गिर पड़ा। अरे यह तो मास्टर है। होश में आने के बाद मुझे पता चला कि मैं जीवित हूँ और अपनी कॉटेज में हूँ। खुदा का शुक्र है मास्टर, हम आपको यहाँ आपकी कॉटेज में उठा लाया, वरना आप वहीं पड़ा पड़ा मर जाता। आप बच तो गया मास्टर, पर देवता का अभिशाप आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। बेशक उन कुलियों ने मेरी जान बचाई थी, परंतु मैंने उन्हें फटकार कर अपनी कॉटेज से निकाल दिया। दिमाग खराब हो गया तुम मास्टर का। बख्शीश देना तो दूर, उल्टे डांट पिलाता है। उन कुलियों के जाने के बाद शायद ये ठीक कह रहे थे, पर मरने से पहले मैं प्रोफेसर को दिया वचन अवश्य पूरा करूंगा। और मैं प्रोफेसर का खत लेकर आपकी तलाश में यहाँ चला आया। आज जब मैं ब्लैक टावर के नजदीक पहुंचा तो अचानक ही कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। शायद वे लोग आपको हम तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे, लेकिन क्यों? मिस्टर अल्बर्टी ने अभी बताया नहीं कि वानर देश के लोग अपने देश में कदम रखने वालों को जिंदा नहीं छोड़ते। उन्हें जैसे मिस्टर अल्बर्टी के फरार होने का पता लगा होगा, वे इनके पीछे लग गए होंगे। लेकिन मिस्टर अल्बर्टी के बयान अनुसार उन बदमाशों का हुलिया बंदरों जैसा नहीं था। लेकिन इससे पहले कि टिंगू का तर्क विवाद का कारण बनता, मकड़ी रानी बोल उठी, इन तथ्यों पर हम बाद में विचार करेंगे। फिलहाल मैं प्रोफेसर का रक्त देखना चाहती हूँ। खत। फिलहाल मैं प्रोफेसर का खत देखना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, प्रोफेसर का खत आप ही के नाम तो है। कहते हुए अल्बर्टी ने प्रोफेसर का दिया हुआ लिफाफा मकड़ी रानी के हाथ में थमा दिया। मकड़ी रानी लिफाफे में रखे खत को ध्यान से पढ़ने के बाद बोली, तो तुम्हें विश्वास है कि प्रोफेसर अब भी जिंदा है? हाँ, लेकिन हो सकता है मेरी तरह वे भी देवता के अभिशाप से ग्रस्त हो। मकड़ी रानी, मैंने आपका काफी नाम सुना, मुझे यकीन है आप ही प्रोफेसर को बचा सकती हैं। लेकिन यह कैसे संभव है? अगर हम वानर देश गए तो देवता का अभिशाप हमें भी आपकी तरह बंदर बना देगा। तभी मकड़ी रानी गंभीरता से बोली, इसलिए वानर देश में कदम रखने से पहले हमें इस अभिशाप से मुक्त रहने का उपाय करना होगा। क्या इस अभिशाप से मुक्त होने का उपाय हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। तो फिर जल्दी कोई उपाय कीजिए मकड़ी रानी, मुझे बचा लीजिए। तुम्हें बचाने के लिए इस अभिशप्त बीमारी से मुक्ति दिलाने का कारगर उपाय खोजने के लिए मुझे तुम्हारे खून की जांच करनी होगी। इसलिए तुम्हें जांच के लिए खून देना होगा। खून नहीं, मैं खून नहीं दूंगा। मैं पहले ही बहुत कमजोर हो चुका हूँ, मैं मर जाऊंगा। खून की जांच किए बगैर इस रोग का निदान नहीं ढूंढा जा सकता एल्बर्टी। फिर थोड़ा सा खून देने में फर्क ही क्या पड़ता है। कुछ देर सोचने के बाद अल्बर्टी बोला, ओके ठीक है, मैं खून तो दूंगा, लेकिन अपने आप निकाल कर दूंगा, वो भी अकेले में। मकड़ी रानी ने अल्बर्टी द्वारा दी गई खून से भरी सिरेंज को जांच के लिए लिया और अपने साथियों के साथ उस कमरे से बाहर निकल आई।
अब तुम लोग घर जाओ, सुबह फिर मुलाकात होगी। ओके दीदी, हम सुबह जल्दी यहाँ पहुंच जाएंगे। शुभ रात्रि, गुड नाइट दीदी। अजय विजय और टिंगू के जाते मकड़ी रानी ब्लैक टावर में स्थित अपनी प्रयोगशाला में जा पहुंची और अपने विशेष पोशाक उतार खून की जांच करने में जुट गई। अब मकड़ी रानी नहीं बल्कि पुलिस आईजी जसवंत भांबरे की इकलौती बेटी डॉक्टर पूनम नजर आ रही थी। काफी समय तक खून की जांच करते रहने के बाद डॉक्टर पूनम खून में मौजूद उन सूक्ष्म कीटाणुओं का पता लगाने में सफल हो गई। वो तो ये कीटाणु जो मानव हार्मोन्स में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला देते हैं। अब इन कीटाणुओं का नाश करने वाली दवा को तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और रात्रि के 30 पहर तक डॉक्टर पूनम ने दवा भी तैयार कर ली। इस दवा को पीने के बाद उन कीटाणुओं का मानव शरीर पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। तभी पूनम को कुछ ख्याल आया। उसने एल्बर्टी द्वारा दिए गए पत्र की जांच कर लेना उचित समझा। पत्र की जांच करने के बाद अचानक ही पूनम की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। ओह, तो ये बात है। कुछ देर में डॉक्टर पूनम मकड़ी रानी के वेश में अलबट्टी के पास पहुंची। अलबट्टी को जगह देख वह बोली, लगता तुम्हें मेरा इंतजार था। हाँ, मेरा एक एक पल बड़ी बेचैनी से गुजर रहा है। पता नहीं मैं बच भी पाऊंगा या नहीं। मकड़ी रानी दवा की शीशी अलबट्टी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, घबराओ नहीं अलबट्टी, यह दवा तुम्हें जरूर बचा लेगी। इसकी कुछ बूंदे ही तुम्हारे लिए पर्याप्त होगी। मकड़ी रानी के हाथ में दवा की शीशी देख अलबट्टी की आंखें चमक उठी और वह दवा की शीशी झपटते हुए बोला, जब तक मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता यह दवा मेरे पास रहने दीजिए प्लीज। ठीक है, कहकर मकड़ी रानी कमरे से बाहर निकल गई। सुबह मकड़ी रानी कॉन्फ्रेंस हॉल में अपने साथियों का इंतजार कर रही थी कि तभी अजय विजय और टिंगू वहां पहुंच गए। गुड मॉर्निंग दीदी। मॉर्निंग दोस्तों, तुम लोग ठीक वक्त पर आए। हम तो हमेशा ठीक वक्त पर ही पहुंचते हैं दीदी। अब हमारे लिए क्या आदेश है दीदी? लेकिन इससे पहले कि मकड़ी रानी कुछ कह पाती, वातावरण में उभरती चीख की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। यह तो अलबट्टी की चीख मालूम होती है, आओ मेरे साथ। परंतु मकड़ी रानी जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकली, उसकी नजर सामने खड़े बंदर सरीखे मानव पर जा टिकी। मकड़ी रानी के मस्तिष्क में खतरे की घंटी बजने लगी। खतरा! अगले पल मकड़ी रानी अपने स्थान से छलांग लगाती हुई चीख उठी, बचो दोस्तों, सर! अपना वार खाली जाते देख बंदर सरीखे मानव ने दोबारा मकड़ी रानी पर निशाना साधा और इससे पहले कि वानर मानव का तीर कमान से बाहर निकलता, मकड़ी रानी ने बेल्ट पर लगा हरा बटन दबा दिया। अगले पल आई। मकड़ी रानी के इस हमले से वानर मानव इस कदर बौखलाया कि फर्श पर गिरते उछल कर खड़ा हो गया और उल्टे पांव दौड़ गया। वह भाग रहा दीदी, भाग कर जाएगा कहाँ? मैं उसके पीछे जाती, तुम लोग अलबट्टी की खबर लो। और फिर मकड़ी रानी के नजरों से ओझल होते ही अजय विजय और टिंगू दौड़ते हुए अलबट्टी के कमरे में जा पहुंचे। लेकिन कमरे में अलबट्टी को बुरी तरह घायल देख वे तीनों बुरी तरह चौंक उठे। अगले पल वे तीनों अलबट्टी के निकट पहुंचे। अभी जिंदा है लेकिन हत्यारा यहाँ तक पहुंचा कैसे? वो देखो, पीछे की खिड़की खुली है। फिर तीनों खुली खिड़की के निकट पहुंचे। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। अब क्या होगा? तभी अलबट्टी के कराने की आवाज उभरी। आह! कराने की आवाज सुन अजय विजय और टिंगू हत्यारा की चिंता छोड़ अलबट्टी के करीब आ गए। जो धोखा? कैसा धोखा? किसने दिया तुम्हें धोखा? अलबट्टी सांस जुटाते हुए बोला, मेरा अंत आ गया। मरते वक्त मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा। तुम कहना क्या चाहते हो? जो कहना चाहते हो कह डालो, हम तुम्हारे हत्यारों को जरूर सजा दिलाएंगे। अलबट्टी ने लड़खड़ाते स्वर में कहना शुरू किया, वो लोग बड़े खतरनाक किस्म के मुजरिम है, पुलिस उनकी तलाश में है। मैंने झूठ कहा था कि प्रोफेसर ने मुझे तुम लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई चिट्ठी दी थी। तो वह चिट्ठी जो तुमने हमारी दीदी को दी थी, तुम्हें किसने दी थी? वह चिट्ठी उन्हीं लोगों ने मुझे दी थी। उन्हीं के कहने पर मैं यहाँ आया था। और समझा, वे लोग जिन्होंने तुम्हारा प्रण करने का दिखावा किया था वास्तव में तुम्हारे ही साथी थे। हाँ, उस समय तो वे मेरे साथी थे, पर कुछ दिनों पूर्व मैं उन्हें जानता तक न था।
अल्बर्टी ने विस्तार से बताना शुरू किया। उस रात जब मैं अपनी जिंदगी से विवश हो अपनी कॉटेज में लेटा हुआ था, वे चारों शैतान मुझसे मिलने मेरे पास आए। कौन हो तुम लोग? समझो तो तुम्हारी जिंदगी वरना मौत। मैं समझा नहीं। हम समझाते हैं। उन्होंने मुझे बताया, तुम प्रोफेसर को वानर मानवों की कैद में छोड़कर भाग तो आए, परंतु मौत अब भी तुम्हारा पीछा कर रही है। वानर देश के रक्षक तुम्हारी तलाश में यहाँ तक आ पहुंचे हैं। यह बात हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने हमसे तुम्हें पकड़वाने में मदद मांगी है। इस काम के बदले वो हमें मुंह मांगा धन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं चाहते तुम उनके हाथ लगो। मैं आप लोगों का एहसानमंद हूँ, लेकिन फिर भी मैं बच नहीं सकता। देवता का अभिशाप मुझे मार डालेगा। तुम चाहो तो तुम्हें देवता के अभिशाप से मुक्ति मिल सकती है। वो कैसे? तुम्हें एक काम करना होगा। अगर तुमने सफलतापूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाई तो तुम न केवल देवता के अभिशाप से मुक्त हो जाओगे, बल्कि तुम्हारी बाकी जिंदगी भी ऐशो आराम से गुजरेगी। हम तुम्हें माला माल कर देंगे। मैंने उत्सुकता से पूछा, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें एक खत लेकर हमारी योजना के अनुसार मकड़ी रानी के खुफिया अड्डे तक पहुंचाना होगा। मकड़ी रानी? हाँ, मकड़ी रानी ही वह शख्सियत है जो तुम्हें इस बीमारी से मुक्ति दिला सकती है। मकड़ी रानी एक मानवैज्ञानिक भी है। वह इस बीमारी से मुक्त रहने की दवा जरूर इजाद कर लेगी। देवता के अभिशाप को तुम बीमारी कहते हो? हम इस बारे में काफी जानकारी हासिल कर चुके हैं और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वे कोई विशेष तरह के कीटाणु हैं जो मानव के रक्त में घुसकर मानव हार्मोन्स में ऐसा परिवर्तन ले आते हैं। ओ, लेकिन मुझे इस बीमारी से मुक्त कराकर तुम्हें क्या मिलेगा? हमें वह दवा मिलेगी जिससे उन कीटाणुओं के प्रभाव से मुक्त रहा जा सके। अब तुम यह भी जरूर जानना चाहोगे कि उस दवा को लेकर हम क्या करेंगे। सुनो, दरअसल काफी समय से हमारी नजर वानर देश की हीरोमणिक जड़ित मूर्ति पर है। उस मूर्ति की कीमत करोड़ों रुपए है। मैं उन शैतानों का इरादा तुरंत भाप गया। वे उन कीटाणु से मुक्त रहने की दवा पीकर वानर देश में दाखिल होकर देवता की मूर्ति को उड़ाने के चक्कर में थे। उन्होंने मुझे बताया कि प्रोफेसर प्रभाकर के मकड़ी रानी से अच्छे संबंध है। मैं उन्हें विश्वास था कि उनका दिया हुआ पत्र पढ़ने और मेरे इस हालत में अपनी आप बीती सुनाने पर मकड़ी रानी अवश्य प्रोफेसर प्रभाकर की मदद के लिए बेचैन हो उठेगी। अतः उनकी योजना अनुसार मैं यहाँ आ पहुंचा, किंतु न जाने कैसे वानर देश के रक्षकों को भनक मिल गई। उस रात जब मैं ब्लैक टावर की तरफ आ रहा था, तब एक रक्षक मेरा पीछा कर रहा था। मैंने अपने रिस्ट वॉच में फिट ट्रांसमीटर के जरिए उन शैतानों को इसी खबर कर दी थी। अल्बर्टी के खामोश होते जय उत्तेजित स्वर में बोला, और उन हत्यारों ने काले वानर मानव की हत्या कर अपने रास्ते का कांटा साफ कर दिया, और इसी रिस्ट वॉच से युक्त ट्रांसमीटर से तुमने उन्हें दवा मिलने की जानकारी दी। वे खिड़की के रास्ते यहाँ दाखिल हुए और तुम्हें बुरी तरह घायल कर दवा ले उड़े, क्योंकि उन्हें अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं रही थी। वे ये भी जानते थे कि वानर मानवों को तुम्हारे यहाँ होने का पता चल चुका है, और अगर तुम जीवित रहे तो वानर देश के रक्षक उनके भी दुश्मन बन जाएंगे। पर अल्बर्टी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई थी और आंखें पथरा चुकी थी। यह तो मर गया। बहुत बुरा हुआ। अगर कुछ देर और जिंदा रहता तो अपराधियों के ठिकाने का पता लग जाता। तभी परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मकड़ी रानी की बात सुन अजय विजय और टिंगू अपनी एडियो पर घूम गए। दीदी आप आ गई। वह वानर मानव मेरे हाथ से बचकर निकल ही गया। शायद वह अकेला नहीं था, उसके अन्य साथी बाहर मौजूद रहे होंगे। उधर वानर मानव हाथ से निकल गया और इधर अल्बर्टी भी मर गया। लेकिन अल्बर्टी ने मरने से पहले जो कुछ बताया आप सुनेंगी तो? मैं सब सुन चुकी हूँ, कुछ बताने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से मैं जल्द से जल्द अल्बर्टी के हत्यारों का पता लगाना चाहिए। मैं जानती हूँ वे सीधे वानर देश जाएंगे, क्योंकि दवा के पीने के बाद वे वानर देश की बीमारी की तरफ से निश्चिंत हो चुके हैं। अतः व्यर्थ में समय गंवाने के बजाय वानर देश के सफर की तैयारी में जुट जाना चाहिए। लेकिन वानर देश जाने से पहले आपको दवा फिर तैयार करनी पड़ेगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि असली दवा अभी मेरे पास सुरक्षित है। क्या? दरअसल जो दवा मैंने अल्बर्टी को दी थी वह दवा नहीं शरबत था।
क्योंकि अल्बर्टी द्वारा दिए गए प्रोफेसर के पत्र की जांच करने के बाद मुझे उसके जाली होने का पता चल गया था। वो कैसे? क्या प्रोफेसर की हैंड राइटिंग से वाकिफ है? नहीं, लेकिन सौभाग्य से प्रोफेसर का एक पत्र मेरे पास मौजूद था। यह पत्र मुझे पहले प्रोफेसर ने मुझे लिखा था। उससे अल्बर्टी द्वारा दिया गया पत्र मिलान करने के बाद असलियत सामने आ गई। अल्बर्टी के द्वारा लिखे गए पत्र में क्या लिखा था दीदी? उस खत में वानर देश की बीमारी का जिक्र करते हुए उससे मुक्त रहने की दवा तैयार करने का मुझसे अनुरोध किया गया था। इसी बात ने मुझे संदेह में डाल दिया। अगर प्रोफेसर को बीमारी के बारे में पता होता तो वे वानर देश में कदम ही क्यों रखते? इसलिए मैंने उस पत्र की जांच की। लेकिन अपराधी ने जाली पत्र तैयार करते वक्त शायद यह सोचा ही नहीं था कि मैं उस पत्र की जांच भी कर सकती हूँ, जबकि वह जानता था कि प्रोफेसर से आपके घनिष्ठ संबंध है। इसीलिए तो कहते हैं अपराधी कितना ही चालाक और बुद्धिमान क्यों न हो, कहीं न कहीं चूक हो जाती है। तभी मकड़ी रानी आदेशात्मक स्वर में बोली, मुझे विश्वास है अभी वे अपराधी रास्ते में ही होंगे। रात होने से पहले वे वहां तक नहीं पहुंच सकते। तुम लोग अपने माता पिता से इजाजत ले शाम तक यहाँ पहुंच जाओ। तब तक मैं वानर देश का एक नक्शा और हेलीकॉप्टर का प्रबंध करती हूँ। ओके दीदी। उधर श्याम ढले हुए लोग एक काले रंग की मेटाडोर में लंबा सफर तय करके नीलगिरी के मध्य तक पहुंच गए। बस यहाँ से आगे का सफर हमें पैदल ही तय करना होगा। लेकिन डॉन, अब तो अंधेरा हो रहा है। अंधेरे का लाभ उठाकर ही तो हम बेरोक टोक वानर जाति के रक्षकों की नजरों से बचकर देवता की गुफा तक पहुंच सकते हैं। दिन के उजाले में वहां जाना मौत को दावत देने के समान होगा। लेकिन तुमने जो कहा था वानर जाति के लोग तुम्हें अपना मित्र समझते हैं। हाँ, मेरे पार्टनर नॉर्मन ने मेरा परिचय इन लोगों से कराया था। नॉर्मन इन लोगों के लिए काम करता था। एक बार वह वानर देश गया, लेकिन जब लौट कर आया तो वानर देश की बीमारी से ग्रस्त था। उसी ने मुझे देवता की मूर्ति और बीमारी के बारे में बताया था। कुछ दिनों बाद नॉर्मन मर गया। मैं नॉर्मन की जगह वानर मानवों के लिए काम करने लगा, लेकिन मेरे दिल में उस मूर्ति को हासिल करने की तमन्ना हमेशा रही। और तू नॉर्मन का असर देख, मैं वानर देश में कदम रखने की हिम्मत कभी न कर सका। हाँ, बीमारी से मुक्त रहने के उपाय की खोज मुझे हमेशा रही। फिर वह दिन आया जब वानर देश के रक्षकों ने मुझसे एल्बर्टी की खोज में मदद मांगते हुए प्रोफेसर और उसके साथियों के बारे में बताया। प्रोफेसर का नाम सुनते मेरे दिमाग में मकड़ी रानी का नाम गूंज उठा और मेरे दिमाग में एक योजना ने जन्म लिया। उस योजना की सफलता तुम लोगों के सामने है। तुम्हारी योजना का जवाब नहीं डॉन। अब हमें लगता है तुम्हारी योजना में शामिल होकर हमने कोई भूल नहीं की। अब बहुत जल्द वानर देश के हीरे मणिक जड़ित देवता की मूर्ति हमारे कब्जे में होगी और हम दुनिया के बड़े अमीर बन जाएंगे। हा हा हा। अच्छा बेवकूफ बनाया तुमने मकड़ी रानी को। हा हा हा। मेरे ख्याल से अब हमें दवा पी लेनी चाहिए। दवा पीने के पश्चात चलो, अब वानर देश की बीमारी का हम पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन इस देश की पुलिस भयानक बीमारी की तरह हमारे पीछे हमेशा लगी रहेगी। घबराओ नहीं, मूर्ति हासिल होते ही हम यह देश छोड़कर चले जाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। अब हमें चलना चाहिए। फिर किसी ने विरोध नहीं किया। वे खामोशी से आगे बढ़ गए। डॉन और उसके तीनों साथी पैदल सफर करते हुए बिना किसी परेशानी के वानर देश के देवता की गुफा के निकट जा पहुंचे। नक्शे के मुताबिक यहीं कहीं आसपास देवता की गुफा होनी चाहिए। तभी डॉन, वो देखो। डॉन तुरंत टॉर्च बुझा नक्शा समेटकर अपनी जेब के हवाले करते हुए चेतावनीपूर्ण स्वर में बोला, यह तो भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर है, शायद यहीं लैंड करेगा। हमें तुरंत छुप जाना चाहिए। अगले पर डॉन और उसके साथी निकट ही एक चट्टान की ओट में हो गए। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर उनके सामने समतल स्थान पर उतर गया। लेकिन जैसे डॉन ने हेलीकॉप्टर से मकड़ी रानी, अजय विजय और टिंगू को उतरते देखा, बरबस ही वह बोल उठा, अरे यह तो मकड़ी रानी और उसके साथी है। लगता है मकड़ी रानी पर मेरा भेद खुल चुका है। अब क्या होगा? होगा क्या, मैं भी इन्हें ठिकाने लगा देता हूँ। और कहने के साथ ही डॉन के साथी ने फायरिंग शुरू कर दी। धाएं, खतरा, ले डाउन। अपने साथी की इस हरकत ने डॉन को झुंझला दिया।
वह उसे रोकते हुए कठोर स्वर में बोला, यह तुमने क्या किया भूटानी? तुम नहीं जानते फायरिंग करके तुमने हमारे लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। घबराओ नहीं डॉन, मैं इनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मूर्खता मत करो भूटानी। गोले की आवाज ने वानर देश के रक्षकों को सचेत कर दिया होगा। वे किसी भी समय यहाँ पहुंचने वाले होंगे। इससे पहले कि वानर मानव यहाँ पहुंचे, हमें यहाँ से हट जाना चाहिए। और तुरंत ये चट्टान की आड़ में एक तरफ बढ़ता हुआ बोला, कम ऑन हरी अप। उधर मकड़ी रानी अपने साथियों के साथ आड़ में पहुंचते हुए बोली, निश्चय डॉन और उसके साथी आसपास मौजूद हैं। तुम लोग यहीं ठहरो, मैं उनकी स्थिति का जायजा लेकर आती हूँ। कहने के साथ ही मकड़ी रानी किसी छलावे की तरह ओझल हो गई। अजय, विजय और टिंगू दम साधे वहीं दुबके बैठे रहे। लेकिन अभी मुश्किल से कुछ ही मिनट गुजरे थे कि अचानक ही उन्होंने अपने आप को खतरे में गिरा पाया। सर, अब क्या करे अजय? आत्मसमर्पण, इसके अलावा जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं है। अगर हमने अपने आप को इनके हवाले कर दिया तो ये हमें भून कर खा जाएंगे। शटअप, मत भूलो कि दीदी अभी आजाद है, वह हमारी मदद को जरूर आएगी। अगले पल अजय, विजय और टिंगू ने आत्मसमर्पण कर दिया। वानर मानवों ने उन्हें तुरंत बंदी बना लिया और अपने घेरे में लेकर एक और चल दिए। फिर लगभग 15 मिनट की पैदल यात्रा करने के बाद, ये विदेशी हमारे देवता के दुश्मन है सरदार, इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, वरना देवता हमसे रुष्ट हो जाएंगे। कल पूर्णमासी की रात है, देवता को प्रसन्न करने के लिए हम उसके दुश्मनों की बलि देंगे, इसलिए इन्हें भी अन्य बंदियों के साथ रखा जाए। तभी, दीदी घबराओ नहीं दोस्तों, मैं आ गई हूँ। अगले पल मकड़ी रानी ने अपनी बेल्ट में लगा कोई बटन दबाया और सरदार के सामने जमीन पर आ खड़ी हुई। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ सरदार। तुम्हें यह बताने आई हूँ कि जिन्हें तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो वे तुम्हारे मित्र हैं। मकड़ी रानी ने सरदार के प्रश्न का उत्तर उनकी विचित्र भाषा में दिया। मकड़ी रानी को अपनी भाषा में बात करते देख सरदार सोच में पड़ गया। यह तो हमारी भाषा भी जानती है, आज तक किसी विदेशी को हमने हमारी भाषा की में बात करते नहीं सुना। यह वैसे ही हमारी मित्र है, शायद देवता ने इसे हमारी मदद के लिए भेजा हो। अजय, विजय, टिंगू भी मकड़ी रानी को वानर देश की भाषा में बात करते देख भौचक्के रह गए। उधर मकड़ी रानी कह रही थी, हम तुम्हारे देवता के दुश्मनों का पीछा करते हुए यहाँ आए हैं। कौन है हमारे दुश्मन? कहाँ है वे? इस समय वे शैतान तुम्हारे देवता की गुफा में है। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो वे तुम्हारे देवता की मूर्ति चुराकर फरार हो जाएंगे। मकड़ी रानी की बात सुनकर सरदार कठोर स्वर में बोला, अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो जो सजा तुम हमें देना चाहोगे हमें स्वीकार होगी, लेकिन अगर हमारी बात सच साबित हुई तो तुम्हें सभी कैदियों को मुक्त करना होगा। हम वायदा करते हैं। उसके बाद सरदार ने अपने आदमियों की निगरानी में छोड़ कुछ अंगरक्षकों को साथ ले मकड़ी रानी के साथ देवता की गुफा की तरफ चल पड़ा। उधर डॉन और उसके साथी देवता की गुफा में मौजूद पहरेदारों को मौत के घाट उतारते हुए देवता की मूर्ति तक जा पहुंचे थे। वैरी हीरो मोतियों से जड़ी देवता की मूर्ति। हुर्रे! परंतु अगले पल उनकी खुशी में डूबी आवाजें घुटी हुई चीखों में तब्दील हो गई। हमें यह क्या हो रहा है? हमारे हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं? नहीं, लगता है बंदरों की बीमारी ने हमें जकड़ लिया है। उनके शरीर में हो रहे परिवर्तन को देख डॉन के साथियों का चेहरा वैसे पीला पड़ गया। अगले पल उसके दिमाग में डॉन के प्रति अविश्वास जाग उठा। भूटानी, डॉन ने हमें उल्लू बनाया है। असली दवा वह खुद पहले ही पी गया और हमें नकली दवा पिलाकर संतुष्ट कर दिया। हाँ, वह अकेला इस मूर्ति को हड़पना चाहता है। हाय, अब हमारा क्या होगा? अगर मूर्ति हमारे हाथ नहीं आई तो हम डॉन के हाथ में नहीं लगने देंगे। और दूसरे पल भूटानी और उसके साथियों ने डॉन पर गने तान दी। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे धोखेबाज कमीने। धोखा मैंने नहीं, मकड़ी रानी ने किया है। भूटानी, मुझ पर विश्वास करो। इससे पहले कि भूटानी कुछ कहता, आते हुए कदमों की आवाज सुन डॉन बोल उठा, लगता है वे लोग इधर ही आ रहे हैं। इससे पहले कि वे लोग यहाँ पहुंचे हमें आपसी मतभेद खत्म कर मूर्ति लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन अभी डॉन चबूतरे के पास पहुंचा ही था कि एक तीर सनसनाता हुआ डॉन की पीठ में धंसता हुआ
दिल को चीर गया। आह! डॉन का सर देख भूटानी और उसके साथियों ने पोजीशन लेनी चाहिए, लेकिन कर ओह आई हाय! तभी मकड़ी रानी उनके सामने प्रकट हुई। खबरदार, अगर तुम में से किसी ने गलत हरकत करने की कोशिश की तो उसका भी वही अंजाम होगा जो डॉन का हुआ है। मकड़ी रानी को सामने देख भूटानी और उसके साथियों के हौसले पस्त हो गए। वे मकड़ी रानी के पैरों पर गिड़गिड़ा उठे। हमें बचा लीजिए मकड़ी रानी, हम मरना नहीं चाहते। हम पर तरस खाइए, आप जो भी कहेंगी हम करेंगी। तुम लोगों को अब यह दवा ही बचा सकती है शैतानों, पर यह दवा तुम लोगों को तभी मिल सकती है जब तुम भारत पहुंचकर अपने आप को सम कानून के हवाले कर दो और अपने सारे जुर्म स्वीकार कर लो। हमें मंजूर है। डॉन के साथियों के आत्मसमर्पण करते ही मकड़ी रानी के कहने पर सरदार ने उन्हें अपने आदमियों को उन्हें बंदी बनाने का हुक्म दे डाला और उन्हें बंदी बनाकर हेलीकॉप्टर में पहुंचा दिया गया। हम आपके शुक्रगुजार हैं मकड़ी रानी। अगर आपने हमारी मदद नहीं की होती तो देवता का अभिशाप हमें और हमारे कबीले को बर्बाद कर देता। मुझे खुशी है कि अब ऐसा नहीं होगा। आप लोग अपनी परंपराओं के अनुसार जी सकेंगे। और फिर सरदार ने अपने कुछ आदमी दवा के साथ कबीले की तरफ दौड़ा दिए। जो अजय विजय टिंगू और प्रोफेसर तथा उनके साथियों की को वहां ले आए। प्रोफेसर, अब आप कैसे हैं? आपकी दवा ने जादू का काम किया है, हमें नई जिंदगी मिली है। अब हम अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद मकड़ी रानी सरदार और वानर जातीय कबीले के लोगों से विदा ले अपने सभी साथियों सहित हेलीकॉप्टर में बैठ वापस लौट पड़ी। राजनगर वापस लौटे भूटानी और उसके साथियों ने खुद ब खुद अपने आप को इंस्पेक्टर तारकुंडे के हवाले कर अपने सारे जुर्म स्वीकार कर लिए। लेकिन इंस्पेक्टर तारकुंडे हैरान और परेशान था। अब वह यह मानने को तैयार नहीं था कि वे बंदर सरीखे मानवी वास्तव में घोषित अपराधी भूटानी नागर और काले खां हैं। उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब आईजी पुलिस की बेटी डॉक्टर पूनम उनसे मिलने आई। डॉक्टर पूनम, आखिर आपको इन बंदरों की गिरफ्तारी का कैसे पता चला? आप इनसे क्यों मिलने आई? इंस्पेक्टर तारकुंडे, मुझे यहाँ इसलिए भेजा गया है ताकि मैं इनकी असली सूरत आपके सामने ला सकूं। किसने भेजा आपको? मकड़ी रानी ने। मकड़ी रानी कौन है यह? इंस्पेक्टर तारकुंडे ने ऐसा जारी किया जैसे वह मकड़ी रानी के नाम से वाकिफ न हो। यह वही है इंस्पेक्टर तारकुंडे जिसके कारनामों का सेहरा अपने सिर बांधकर आप हमेशा शोहरत हासिल करते रहे हैं और अपने कंधों पर लगे स्टार्स में बढ़ोतरी करते रहे हैं। जल्दी मकड़ी रानी की वजह से आपको फिर नाम मिलने वाला है। और आगे कुछ मत कहना डॉक्टर पूनम, किसी ने सुन लिया तो तारकुंडे की इज्जत का कुंडा हो जाएगा। इंस्पेक्टर तारकुंडे के चेहरे पर हवाइयां उठते देख डॉक्टर पूनम हंसकर बोली, चलिए आगे कुछ नहीं कहती, पर आइंदा न कहिएगा कि आप मकड़ी रानी को नहीं जानते। नहीं कहूंगा, मेरे बाप की तौबा, गलती हो गई। याद रखिएगा ऐसी गलती आइंदा न हो, ओके? डॉक्टर पूनम के जाने के बाद अगर मकड़ी रानी को बेड़ियों में जकड़ कर जेल के वाने खिला दी तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर तारकुंडे नहीं। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।